नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट लगातार हम आपको करा रहे हैं। पूरे के पूरे 120 प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले सितंबर 24 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन में वीडियो मिल जाएगा, कमेंट में भी जाएंगे तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज सितंबर 25 देखेंगे। स्टार्टिंग के जो प्रश्न है 1 से लेकर 40 तक, उसको वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और 41 से स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के पोर्शन, 120 तक हमारा जाएगा। तो 41 प्रश्न से सबसे पहला प्रश्न है, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? विषाणुओं के कारण जो है आपका होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मुंह और पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है, वो बीमारी हो जाती है। रेबीज बीमारी हो जाती है। और अगर पशुओं में जीवाणु जनित रोग की बात करते हैं, जो मैंने पहले बताया वो विषाणु जनित है। जीवाणु जनित की रोग बात करेंगे तो गल घोटू रोग होता है। एक ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ा बुखार कहते हैं वो भी होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका वॉट होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। कार्य ऊर्जा का जूल होता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो किसी भी उदासीन परमाणु के परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। फॉर्मूला बताया था मैंने कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या का निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। अगला कह रहा है विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको शक्ति जो है वो कहा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे वॉट होता है। और वॉट घंटा भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। देखते हैं ना, जो घरों में आपके बिल आता है KWH में आता है, किलो वाट आवर करके, तो वो भी आप इसमें मात्रक के रूप में देखते हैं। मिट्टी से जड़ों के पानी में, जड़ों के रेशों में जो पानी जाता है वो किसकी वजह से प्रवेश करता है? तो उसको हम परासरण का नाम जो है वो देते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। परासरण जो है दो भिन्न सांद्रता वाले गोलों के बीच होने वाली विसरण क्रिया है, जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है वो आपकी होती। बाकी जाइलम फ्लोएम बता चुके हैं, वो आप गलत नहीं करेंगे। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो आपका अमरूद, पालक, सेब। इनमें से अगर बात करते हैं तो लगभग तीनों के तीनों ही हैं। इनमें से सभी आपका ऑप्शन सही होगा। वैसे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और खट्टे फलों में आपको बेसिकली देखने को मिलता है। मैलिक अम्ल सेब में होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में आपको देखने को मिलता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में देखने को मिलता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल देखने को मिलता है। ये कुछ हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो कौन सा है? मटर का जो पौधा है वो एक फलीदार पौधा है। फलों के नाम में कौन से टाइप में आते हैं? जैसे कटहल जो है वो सोरोसिस टाइप में आता है, ऐसे पूछ लिया जाता है डिटेलिंग में जब ज्यादा क्वेश्चन जाता है। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वो आग पकड़ लेता है, जलने लगता है? तो उसको प्रज्वलन ताप जो है वो आपका कहा जाता है। और वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलाने पर उसका सक्रिय दहन आरंभ हो जाता है उसको कहते हैं ज्वलन ताप। दोनों में अंतर होता है। और ईंधन किसे कहते हैं? जिन पदार्थों को जलाकर हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब ईंधन के स्रोत हैं। दहन में भैया देखते हैं तो टाइप होते हैं। तीव्र दहन जैसे एलपीजी इसका एग्जाम्पल है। स्वतः दहन जो होता है जैसे श्वेत फास्फोरस को कमरे के टेम्परेचर पर रख दें। विस्फोट जो होता है वो तीसरे टाइप में आता है, जैसे पटाखे वगैरह से विस्फोट होता है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि संक्रामक है? तो कौन सी है? प्लेग आप जो देख रहे हैं इस संक्रामक बीमारियों में आता है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। प्लेग जो होता है कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो उसका नाम क्या है? पेस्टिस बैक्टीरिया से जो है शॉर्ट में याद रख सकते हैं। प्लेग भी टाइप के होते हैं पर उतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। और कैंसर रोग में जो कोशिका होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन लगातार होने लगता है। ऑप्शन में कैंसर दिया गया है, इसीलिए एक पॉइंट के तौर पर याद रख सकते हैं। अगला कह रहे हैं पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो क्या स्रावित करती है? ये ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो होता है स्तन ग्रंथि से लेकर बच्चा जन्म लेने के बाद भी जो दुग्ध का स्राव होता है उसमें हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला देखते हैं, और ये एस्ट्रोजन बता चुके हैं।
कि इसका स्राव जो होता है ग्रैफियन पुटिकाओं के द्वारा जो है वो होता है। अगला कह रहा है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? इंटरफेरॉन जो आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंटरफेरॉन की खोज किसने की थी? तो एक तो आपने नॉर्मन लिंडमैन का नाम सुना होगा, वो उसके अलावा एक और नाम देखने को मिलता है आइजैक्स करके, तो उनका भी नाम देखने को मिलता है, पर आंसर आपका सी वाला यहाँ पर सही होगा। इंटरफेरॉन के भी टाइप होते हैं, अल्फा बीटा उदीप्त गामा करके, बस नाम याद रख सकते हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में इनमें से किसका यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है, तो कोबाल्ट 60 का यूज जो है वो किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि AS24 का यूज जो है वो AS74 का जो यूज है वो किस में होता है? तो ट्यूमर की खोज में जो है इसका यूज जो है वो होता है। जैसे ये कैंसर वाला पूछा जाता है, ऐसे ही बाकी भी पूछे जा सकते हैं। अगर थायराइड ग्रंथि का कैंसर है, उसके उपचार में किसका यूज किया जाता है? तो आयोडीन 131 का किया जाता है थायराइड ग्रंथि जो है उसके उपचार में, इसके कैंसर के उपचार में। और कार्बन का जो निर्धारण किया था ना, कार्बन काल जिसको कहते हैं, उसमें यूज किया जाता है कार्बन 14 C14 जो है इसका। इस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है प्रैक्टिस सेट में। पोरीफेरा, पोरीफेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। बहुकोशिकीय होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनके शरीर में ऊतक जो होते हैं वो आप कहेंगे नहीं होते हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पूछा जाता है कि भोजन का पाचन किससे होता है? तो अंतः कोशिकीय पाचन इनके रूप में जो है वो होता है इनके शरीर में। और कठोर जो है बाह्य कंकाल से इनका शरीर ढका रहता है। जो भी इनमें आते हैं जीव जंतु, उनकी विशेषता। उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम आपका सही हो जाएगा। सोडियम को आप अगर चाकू से काटेंगे तो आसानी से काट सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में, बता चुके हैं लगभग 2 से 3 बार ये चीज बता चुके हैं। अब तक आपको दिमाग में बार बार जाते जाते याद भी हो जाना चाहिए कि मिट्टी के तेल में रखते हैं डुबो करके, और सोडियम जो होता है वो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। और सोडियम जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और अगर हम यहाँ पर सोना ऑप्शन में देख रहे हैं, तो सोना से बताया था कि सबसे अभिक्रियाशील अगर धातु आपसे, अभिक्रिया नहीं अक्रियाशील धातु आपसे पूछेगा, तो आप किसके साथ जाएंगे? सोना के साथ जो है वो जाएंगे। अक्रियाशील धातु के रूप में सोना सबसे अधिक होता है। इतना महंगा होता है, कहाँ इसका नॉर्मली यूज करेंगे नहीं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो कौन सा है इनमें से? आपका आंसर यहाँ पर कुकुरमुत्ता जो देख रहे हैं, मशरूम जो देख रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। कोई भी जो जीव होता है या पौधा जो मरे हुए और जो क्षयकारी जैविक पदार्थ होते हैं ना, उसको अवशोषित करके खाते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं मृतोपजीवी या मृत पोषी भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अच्छा, जो कुकुरमुत्ता है ना, ये भी मृतोपजीवी में आता है, और इसी सेप्रोट्रोफ करके जो लिखा है, इसी को ही मृतपोषी या कहते हैं। मतलब नाम इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मृतपोषी कह लीजिए या मृतोपजीवी, इसी को ही जो है वो कहते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे कवक आपका हो जाता है, ऑप्शन पूछ लिया जाता है, तो कवक याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और कार्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है। अगला कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। काइटिन की जो है वो बनी होती है। कवक का अध्ययन अगर आपसे बात करें क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी जो है कवक का अध्ययन जो है वो कहलाता है, कई बार बताया भी है। और कवक जो होता है उसमें जो संचित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में आपको संचित भोजन कवक में देखने को जो है वो मिलता है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई जो है वो क्या है? तो क्या है? हॉर्स पावर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हॉर्स पावर की वैल्यू कितने के बराबर होती है? तो 746 वॉट के बराबर जो है ये होती है। और शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है।
एक वॉट की वैल्यू क्या होती है? तो 1 जूल प्रति सेकंड होती है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। और एक वॉट घंटा जो होता है वो 3600 जूल के बराबर होता है। जो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटे समय होता है। P बराबर VI करके फॉर्मूला होता है ना, वही। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? दूरी को मापने के लिए जो है वो किया जाता है ऑडोमीटर, जिसका यूज गाड़ियों में दूरी मापने में। और अगर रेन गेज वर्ड सुना होगा तो उससे वर्षा मापा जाता है। वर्षा मापन के लिए क्या यूज किया जाता है? रेन गेज। लिख देते हैं यहाँ रेन गेज भी, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो रेन गेज जो है ये यूज किया जाता है वर्षा मापन से संबंधित। बाकी कुछ और, जैसे अगर बात करते हैं कि उड़ता हुआ कोई विमान है, उसकी हाइट मेजरमेंट करनी है तो उसका यूज किया जाता है अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का। वायु की गति नापनी है तो एनीमोमीटर का यूज जो है वो किया जाता है। अगर वायुमंडल का प्रेशर मापना है तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चयापचय। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो पदार्थ जिसमें नहीं है तो गुरुत्व आप देख रहे हैं, यही आपका सही हो जाएगा। पदार्थ में तो आता नहीं है। अगर हम कहें कि दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, वो सब किस में आते हैं? वो सब पदार्थ में आते हैं। अब पदार्थ की भी अवस्थाएं होती हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये। अगर चौथी अवस्था की बात करते हैं पदार्थ की, तो बता चुके हैं, एक बार क्वेश्चन आया था। तो प्लाज्मा जो है ये चौथी अवस्था में जो है आपका आता है। और अब पांचवी अवस्था भी अगर पूछी ली जाए तो आपके क्या हो जाएगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके, ये भी आपको बता चुके हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट करके ये जो है आपका तीसरी हो जाएगी। और तीसरी नहीं, पांचवी हो जाएगी। और अगर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? उनका नाम क्या था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला कह रहा है स्टीरियोप्सिस इनमें से किस अंग से संबंधित विशेषता होती है? तो किससे संबंधित विशेषता होती है? ये आंखों से संबंधित विशेषता जो है आपकी होती है। अगर हम बात करते हैं जो प्रक्रिया होती है, इसमें मस्तिष्क दो रेटिना पर एक ही जो दृश्य देखता है ना, उसकी छवियों का कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, वो इसमें देखने को मिलता है। अगर एक पूछा जाता है आपसे ट्रैकोमा, ये किससे संबंधित होता है? तो ट्रैकोमा जो है आपका आंख से ही संबंधित होता है। ट्रैकोमा जो है वो आपका आंख से ही संबंधित होता है। अगला कह रहा है छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य इनमें से कौन बना? तो कौन बना था? तमिलनाडु आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है। इनमें से क्या किसी बीज का बीजावरण बनाता है? अच्छा, एक एयरपोर्ट का भी नाम देखने को मिलता है, जर्मनी का एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, उसमें भी सबसे बड़ी वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी पूछ लिया तो भले पूछा जाए, वैसे तो भारत का ही पूछा जाता है। तो 64 प्रश्न है, इनमें से क्या किसी बीज का बीजावरण या सीड कोट बनाता है? कौन बनाता है? अध्यावरण जो आप देख रहे हैं इंटीग्यूमेंट करके, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बीजांड जो होता है वो साधारणतः अंडाकार होता है, दो आवरण से ढका रहता है, एक बाहरी और एक भीतरी करके। जो भाग ढका नहीं रहता है उसको हम कहते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार जो होता है उसके ठीक विपरीत हिस्से को कहते हैं कैलाजा करके। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से किसे ग्रीन हाउस गैसों के रूप में नहीं माना जाता है? तो मीना का जलवा ग्रीन हाउस गैसेस करके अगर करेंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें नहीं आता है। ग्रीन और ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसके अलावा लगभग 25 क्वेश्चन हमारे अब तक हो चुके हैं। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको बेहतर से बेहतर बता सकें। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की। तो इसको सबसे पहले किसने जो है वो खोजा था? उनका नाम था सीले। सीले ने जो है वो खोजा था। समय क्या था इनका? तो 1772 ईस्वी। और
ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है, तो अणुचुंबकीय होते हैं। अणु कैसे होते हैं, तो द्विपरमाण्विक अणु जो है वो होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भी ऑक्सीजन है। देखिए तत्व अलग आता है, गैसीय स्टेट की बात होती है तो अलग आता है, तो इन दोनों में अंतर होता है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। अगला कह रहा है पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे हम वनस्पति विज्ञान जो है वो कहते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। थियोफ्रेस्टस का आपने नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, तो इसको कहते हैं थियोफ्रेस्टस को जो है वो कहते हैं थियोफ्रेस्टस। ये वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और अगर हम कहें जंतु विज्ञान का जनक तो किसको कहते हैं, तो ये अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं, तो कैरोलस लीनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकी का जो है वो पिता, वर्गीकी का पिता। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित ही नहीं है, तो कौन सा नहीं संबंधित है, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कि आपका यूट्रोफिकेशन जो आप देख रहे हैं ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं होता है। इसमें जलीय जीवों की जो संख्या होती है ना उसमें तीव्र वृद्धि हो जाती है, इसे कहते हैं आपका यूट्रोफिकेशन। और जब झील जलाशय में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन जो होती है ना वो कम होने लगे, तो वो आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो सीधे सीधे अगर हम एक लाइन में कहें तो ये किससे संबंधित होता है, ये जल प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से नहीं संबंधित है। समझ गए। अगर जो वर्षा का जल होता है ना उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, वो अगर पीएच वैल्यू आपकी कितने से कम हो, 6 नहीं 5.6 से कम देखने को मिले, तो ये कौन सी वर्षा कहलाती है, तो इसको हम कहते हैं अम्ल वर्षा। अगर 5.6 से कम है पीएच की वैल्यू तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। और अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस विद्यमान, तो एक आपका SO2 और एक आपका NO2। ये तो आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए। मार्बल कैंसर भी कहते हैं अम्ल वर्षा को हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ी हुई जो हृदय दर होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर जो हार्ट बीट होती है ना अनियमित होती, कभी बढ़ जाए अचानक से, कभी घट जाए अचानक से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अराइथीमिया। क्या कहते हैं उसको, अराइथीमिया। दिल की धड़कन अगर केवल कम हो, केवल कम होने को कहते हैं ब्रेडिकॉर्डिया। और नॉर्मल क्या आपकी रेंज रहती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कितने से कितने के बीच, तो 60 से 100 के बीच आपकी ये हार्ट बीट नॉर्मल रहती है। अगर आप देखिए नॉर्मल रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये 100 से ऊपर रहेगी, 120 130 ऐसे रहती है। और अगर नॉर्मल आप रेस्ट कर रहे हैं तो लगभग 70 72 80 ऐसे रहती है। थोड़ा सा चल फिर रहे हैं तो वो लगभग 90 100 के पास रहती है। तो आप देखेंगे औसतन 60 से 100 के बीच में आपको देखने को मिलती है। जो मनुष्य का हृदय होता है ना वो क्या करता है, रक्त का पंपिंग करने का काम करता है, हार्ट जो होता है वो। अगला कह रहा है रुधिर में सामान्य जो ग्लूकोज स्तर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर। ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। और ये ग्लूकोज लेवल है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि नहीं शुगर हो गया चाय मत पियो ये मत पियो, वो वाला जो आपका बीपी होता है वो अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा। वो 80/120 HHmg करके लिखा रहता है, वो अलग होता है। तो इंसुलिन की जब बात होते हैं तो इंसुलिन की कमी से आपका क्या होता है, इंसुलिन की कमी से आपका होता है डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं जिसको। और जो पैनक्रियाज होता है हमारे शरीर में उसमें पाए जाने वाले लैंगर-हैंस दीपिकाओं से ही आपका ये इंसुलिन स्रावित होता है। और अग्नाशय जो होता है वो अंतः स्रावी और जो बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह काम जो है वो करता है। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ईस्ट का किया जाता है। किसका किया जाता है, ईस्ट का, जिसको बियर बनाने में। बाकी देखते हैं जो ग्लूकोज होता है ना ईस्ट होता है, जाइमेज होता है, बन जाता है इथाइल अल्कोहल।
अगला देखते हैं 71, कवकनाशी और प्रतिजैविक रसायन हैं जो, तो कौन से हैं जो आप कहेंगे क्रमशः रोगजनक कवक जो हैं और जो जीवाणु हैं उनको जो है ये मारते हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी प्रतिजैविक तो आप जानते ही हैं, जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में हेल्प करती है, एंटीबायोटिक जिनको कहते हैं। झूम खेती आपसे पूछा गया है, इनमें से क्या है, तो काट और दग्ध खेती जो आप देख रहे हैं ये वाला सही हो जाएगा। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं, काट मतलब होगा स्लैश और दग्ध खेती करके, तो इसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। झूम कृषि जो है एक प्रकार की आदिम खेती जो होती है उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर उनको जला दिया जाता है और साफ की गई जो भूमि होती है उसको पुराने उपकरण जैसे लकड़ी के हल वगैरह ना, तो उससे जुताई करके फिर से बीज बो दिया जाता है। तो फसल पूर्णतः वहाँ की भूमि की उर्वरता पर डिपेंड करती है। उत्पादन भी फिर बहुत कम हो पाता है, बार बार ऐसे कर रहे हैं तो उर्वरता धीरे धीरे कम नहीं हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कहाँ कहाँ झूम खेती देखने को मिलती है, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, नागालैंड में देखने को मिलती है, मिजोरम में देखने को मिलती है, मेघालय में देखने को मिलती है, त्रिपुरा में देखने को मिलती है और मणिपुर में देखने को मिलती है। और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम भी दिया जाता है, जैसे कि अगर श्रीलंका में देखेंगे तो झूम खेती का नाम है चेना करके, और फिलीपींस में कैगिन नाम है, थाईलैंड में तमराई नाम है, ऐसे करके अलग अलग नाम भी है। अगला कह रहे हैं इनमें से भारत से मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। सीटेट से क्वेश्चन उठाया एनसीईआरटी से, तो आपको पता है भारतीय सैल अजगर पाइथन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका जहरीला नहीं होता है। जल और थल दोनों जगह पर अजगर पाया जाता है, सांप के पैर नहीं होते हैं, ये सब कुछ विशेषताएं जो बेसिक वाली जो आपकी होती हैं। और अगर आपने पढ़ा होगा तो करैत जो नाम देखने को मिलता है, वैसे वैज्ञानिक नाम वगैरह बहुत टफ हैं, तो मतलब नहीं बनता है कि अलग अलग में एक का बताएं, तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि जो दुबोइया है ये विसैला सांप की प्रजाति में आता है, अफाई भी आता है और करैत भी आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते तो मलाई उस पर ही रह जाती है, इस पृथक्करण की विधि को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। निस्यंदन क्या होता है कि कोई द्रव में कोई अविलय ठोस अशुद्धि हो तो उसे फिल्टर पेपर से अगर हम अलग कर रहे हैं तो उसको हम निस्यंदन कहते हैं। चालन किसको कहते हैं, चालन होता है बेसिकली जब हम पदार्थ के कणों के सीधे संपर्क से ऊष्मा का उसमें संचार कर दें तो वो चालन कहलाता है। जैसे अगर हम कहें तो द्रव में पारा या धातुओं में इस विधि के द्वारा ही हमारा ऊष्मा संचारण करके हम अलग करते हैं चालन विधि में। अवसादन में क्या होता है, जब किसी द्रव या गैस में उपस्थित जो कण होते हैं उनका बर्तन के तल या सतह पर आकर के अगर बैठ जाएं तो उसको कहते हैं अवसादन। जैसे कोई गंदा जल है ना, उससे आप एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। निस्तारण में क्या होता है, इसमें भी जो कोई ऐसा गंदा जल इसमें भी देखेंगे अगर रखे तो विलय जो होते हैं वो भारी अवयवों को नीचे तल में बैठा लेना वो कहलाता है अवसादन। अभी मैंने बताया। अवसादन में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, अगर ये हम एक ग्लास बना दें, ठीक, इसमें गंदा पानी भरा हुआ है और उस गंदे पानी को आप क्या करें, कोई ऐसी अशुद्धि उसमें मिला दें जो विलय है और आप कहेंगे भारी कण हो, तो क्या होता है बाद में धीरे धीरे वो आकर नीचे तली में बैठ जाते हैं, तो तली में बैठ जाना कहलाएगा अवसादन। और जब अवसादी पदार्थ को आप बिना हिलाए जो ऊपर का गंदा पानी है उसे दूसरे बर्तन में उड़ेल लें, अगर मान लीजिए इसमें हम कंकड़ पत्थर डाल दें तो क्या होगा, कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाएंगे और वापस से आप जो ऊपर का पानी है इसको दूसरे में डाल लें और कंकड़ पत्थर इसी में रह जाएं, तो वो कहलाता है निस्तारण। इस तरीके से दोनों के अंतर को आप समझ सकते हैं। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डब्बा, ये आपका हो जाएगा। पुनः चक्रण के पश्चात इसको किया जा सकता है। बाकी पुनः चक्रण तो आप समझ ही लेना है, कहने का मतलब क्या है कि ऐसी वस्तुएं जो प्रयोग करने के उपरांत पुनः एक नया रूप देकर उपयोगी वस्तुओं को हम दूसरे काम में ला सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। जैसे लोहे से बनी वस्तुएं उपयोग में आप कहेंगे जब काम में नहीं रह जाती तो उसको पिघला कर दूसरी चीज बना लेते हैं, वही लोहे की कीले ऑप्शन में दिया गया है, मतलब दोबारा यूज कर लेते हैं ना उसका। अगला है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है नागपुर में, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। स्थापना इसकी राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की
सिफारिशों पर जो है वो हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1948 में। और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? ये कार्यालय कह सकते हैं तो अजमेर में है, बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर में है, कोलकाता में है, मतलब अलग अलग जगह आपको देखने को मिलता है। मेन इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है मानचित्र तैयार करना। मानचित्र का तैयार करना हो या खनिज नीतियां जो है उसका निर्धारण करना हो, निर्माण करना हो, वो सब काम इसके में आते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति जो है वो कहाँ से होती है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्योंझर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र है कहाँ पर? तो आपको बता चुके हैं, ये आपका राउरकेला वाला जो इस्पात संयंत्र है वो उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलता है। बाकी अलग अलग पंचवर्षीय योजना में आए हैं, ये सब हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। अगला इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? अफ्रीका जो आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, या दूसरा सबसे बड़ा महादेश के रूप में भी आपका अफ्रीका ही का नंबर आता है। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर घटते हुए क्रम में देखेंगे तो फिर महादेश में फिर एशिया का नंबर आ जाता है। टोटल 7 महाद्वीप हैं, वो तो आपको पता ही है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ओशनिया करके नाम है उसका, ओशनिया सबसे छोटा महाद्वीप। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो आपके कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी जो हैं ये थे। गुरु नानक के अनुयायी जो थे वही तो सिख कहलाए थे। तो गुरु नानक जी जो हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुई थी करतारपुर में 1539 में। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। जितने ईवीएस रिलेटेड है ना वो तो आपको जरूर रटे होने चाहिए। अगला देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से जो है आपसे पूछा गया है कौन थे? कौन थे? चंद्रशेखर आजाद आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कब की थी इसकी स्थापना? तो आपको पता है 1928 में की थी। पहले इसका नाम HRA था, बाद में HSRA हो गया, यानी सोशलिस्ट वर्ड आपका अलग से इसमें जुड़ गया था। वीडी सावरकर की जब बात होती है तो इन्होंने 1904 में पूना में अभिनव भारत नामक जो संगठन था उसकी स्थापना जो है वो की थी। पूछा बहुत जाता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया, अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो वी.डी. सावरकर जी के द्वारा। वारिंद्र कुमार घोष जी का नाम देखने को मिलता है अनुशीलन समिति से संबंधित। अनुशीलन समिति के संस्थापकों में से एक ये जो है वो थे आपके। और रास बिहारी बोस की बात करते हैं तो इन्होंने इंडिया या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने, शॉर्ट में लिख दिया था ना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग करके। कब की थी? 1942 में की थी। अगला क्वेश्चन आपका, जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम आपका क्या होगा? तो क्या सही क्रम हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका बिहार सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर, उसके बाद केरल का, फिर उत्तर प्रदेश का। अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। और जनसंख्या घनत्व जानते हैं सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार के बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल के बाद आता है केरल का, और केरल के बाद आता है यूपी का। अगर बिहार के जनघनत्व की बात करें, है कितना बिहार का जनघनत्व? तो ये मैंने कई बार बताया अब तक, तो 1110 ये व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। पश्चिम बंगाल के अगर जनघनत्व की बात करें तो कितना है? तो ये आपका है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केरल की अगर बात करते हैं तो ये इसका है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यूपी का जनघनत्व अगर बात करते हैं तो 828 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पर अगर पूरे भारत का पूछ लिया जाए तब आपका यहाँ पर खेल बदल जाएगा, क्योंकि पूरे भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? तो वो आपका है 300। ये भारत लिखा हुआ है, पेन थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो इस तरीके से भारत का। तो पूरे भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है पूरे भारत में अगर बात करें? तो पूरे भारत में सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। और कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है का पूरे भारत में, अगर आपसे लेवल पर पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी पुरंदर की संधि? ये हुई थी आपकी 1665 ईस्वी में। और राजा जयसिंह के साथ शिवाजी ने, मुगल सम्राट के प्रतिनिधि थे राजा जयसिंह, उनके साथ हुई थी। बस सन याद रखिएगा, बाकी तो शिवाजी के बारे में बता ही चुके हैं, रायगढ़ वगैरह। वित्तीय आपात की घोषणा को कितनी अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित होना आवश्यक होता है? तो 2 माह का जो समय आप देख रहे हैं ये सही जो है आपका हो जाएगा। बाकी 352 में आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है वो देखने को मिलती है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला है दीवान ए बंदगान विभाग। ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुआ था? किसके शासन में? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक गुलाम पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के पास ही सबसे ज्यादा गुलाम थे। 1,80,000 गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास थे। टाइम कब से कब तक था? 1351 से लेकर के 1388 तक देखने को जो है वो मिला था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही जागीर जो व्यवस्था थी उसको भी आपका स्थापित कराया था। सबसे अधिक बाग लगवाने वाला, नहर निर्माण कराने वाला, हर जगह फिरोज तुगलक का नाम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, और एक दीवाने खैरात विभाग भी तो इसने चलाया था, दान विभाग था दीवाने खैरात। जैसे दीवाने बंदगान है ऐसे दीवाने खैरात भी इसने चलाया था। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल इनमें से क्या है? तो क्या है इनमें से? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है महान्यायवादी। ये हम आपको संविधान वाली मैराथन में बता चुके हैं कि महान्यायवादी पद का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? वो किया गया है आर्टिकल 76 में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है, इनमें से कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर जो है वो आपके आए थे? तो कौन आए थे सबसे बाद में? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आई के गुजराल, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बिहार के रहने वाले थे। और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आई के गुजराल थे, और आई के गुजराल रहे थे 1997 से 1998। कुछ और हैं, जैसे मैं अगर कहूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो वो तो पहले आए थे लगभग 14 दिन के लिए, 13 दिन के लिए, पर उसके बाद फिर वो 5 साल के लिए जब आए थे तो 1999 से 2004 तक रहे थे। उसके बाद मनमोहन सिंह का नंबर आया था 2004 से 2014। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। अगर शुरुआत से हम चलें थोड़ा सा, तो शुरुआत से आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव, और बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा आए थे, आई के गुजराल आए थे। इस तरीके से थोड़ा सा क्रम आपको अगर पता होगा तो अच्छा होगा। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ये तो 56 में है, बता चुके हैं। 52 से स्टार्ट होता है 63 तक। सारे अनुच्छेद आर्टिकल किससे संबंधित? राष्ट्रपति से। अगर राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ये पूछा जाए तो आर्टिकल 56 में है। 55 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को कैसे क्या लगा रखा जाएगा। 57 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं। 58 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख। अगला कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो आपको पता है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए जो है ये आया था। बाकी 10 बार जो 1919 वाला अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसमें प्रावधान भी तो रखा गया था कि 10 साल के बाद उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 1919 से बनना चाहिए था 1929, पर 1929 तक नहीं बना, वो पहले ही बन गया था। और समीक्षा के लिए 8 नवंबर 1927 को जो साइमन आयोग था उसका गठन किया गया था। 1927 में ही, समय से 2 साल पहले ही कर दिया गया था। और इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। कुल 7 सदस्य थे, सातों के साथ अंग्रेज थे। साइमन कमीशन को बैक के इसीलिए नारे लगे थे। आया साइमन कमीशन 1928 में था, पर साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो 1927 में हुआ था। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि गठन इसके आने के बाद हुआ है। पहले गठन हुआ है, बाद में आया है। भारत के इनमें से किस राज्य का कोई भी समुद्र रेखा तट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तेलंगाना में किसी भी प्रकार की समुद्र रेखा तट नहीं है। ये आपका सही हो जाएगा। आपको ट्रिक भी पता है, वैसे ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर भारत के राज्य की समुद्र तट रेखा देखेंगे तो गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा है,
कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। और तेलंगाना की जब बात होती है तो तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। किससे अलग होकर के, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तो तेलंगाना बना है। कौन से राज्य के रूप में बना है, तो भारत के 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना राज्य का गठन जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर की अगर बात करें तो उन्होंने आत्मकथा तुझके ए जहांगीरी कौन सी भाषा में लिखी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग फारसी भाषा में जो है वो लिखी है। अगर तुझके जहांगीरी पुस्तक को पूरा करना का काम किसने किया था पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं मौत बिंद खां ने जो है इसको पूरा किया था। और मुगल बादशाह जब बात होती है बाबर की, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी लिखी है, नाम से तुर्की भाषा में जो है वो लिखी थी। तो वो तुर्की भाषा में जो है वो बाबरी वाली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाबरी अधिकतर लोगों ने सुन रखा है, तो ऑप्शन देख के बाबरी यानी तुर्की भाषा देख के लगा देते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जहांगीर की, तो इस अंतर को ध्यान रखना है। बाकी अकबर के आदेश पर जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, उनके द्वारा जो तुझके बाबरी है, इसका फारसी में रूपांतरण किया गया था बाबरनामा से। तो तुझके ये बाबरी पहले थी, जब रूपांतरण हो गया तो उसका नाम क्या पड़ गया, बाबरनामा पड़ गया। किसने रूपांतरण किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसकी थी, तो अकबर की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, तो कौन जुड़ा है, जॉन लॉरेंस आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वुड डिस्पैच इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित था, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जब बात होती है उससे जुड़ा था। ऑप्शन में शिक्षा दिया हुआ है तो शिक्षा के साथ ही जाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और बाकी अगर बात करें तो वुड डिस्पैच का नियम आया कब था, तो 1854 में आया था। वो चार्ल्स वुड जो है उसी ने तैयार किया था। और यूरोपीय मतलब इसमें भारतीय शिक्षा को भी शामिल किया गया था, अंग्रेजी शिक्षा तो थी ही आपकी। उससे पहले जो लॉर्ड मैकाले आया था, उसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भैया अंग्रेजी सब कुछ है, तो उसने अंग्रेजी पर जोर दिया था। वुड डिस्पैच ने भैया सबको खुश करने को लेकर बात की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला इब्न बतूता किस देश का था, तो किसका देश का था, मोरक्को का था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को निवासी जो था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और दिल्ली का काजी भी इसको नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, तो वो भी आप याद रख सकते हैं दिल्ली का काजी के रूप में। बाकी इब्न बतूता की एक पुस्तक आपने जरूर सुनी होगी, रेहला नामक, तो ये जरूर पूछी जाती है। रेहला नाम से यात्रा वृत्तांत इसका जो है वो लिखा था इसने। अगला देखते हैं आपका, हड़प्पा सभ्यता के इनमें से किस स्थल से हल की टेराकोटा प्रतिकृति जो है वो प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, बनवाली से जो है वो प्राप्त हुई है। डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लोथल से, बंदरगाह और गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा से क्या मिला था, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत आपके मिले थे। जुते हुए खेत जो है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका कालीबंगा से जो है आपका मिले हैं। बाकी जब जितने भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले या जितने भी आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, कौन सी नदी है, किसने खोज की, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहे हैं, कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो आप जानते हैं ये राजस्थान का है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और राजस्थान के जो कालबेलिया सपेरा समुदाय है ना, उनका नृत्य सीटेट में है आपका, ये कोर्स में पढ़ा चुके हैं, इसलिए सारी चीजें एनसीईआरटी की कोई आती है तो आपको बता देते हैं कि आप ये ऑलरेडी एनसीईआरटी का पढ़ चुके हैं। और इसमें होता क्या है, पोशाक और नृत्य की चाल सर्प के समान होती है ना, इसीलिए उनसे कंपैरिजन किया जाता है। बाकी बीन जो है वो इस नृत्य का लोकप्रिय वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है, वही बीन बजाने वाली बीन। बाकी 2010 में इसको यूनेस्को ने जो लोकगीत और नृत्य के रूप में जो है कह सकते हैं मान्यता दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को क्रम से आपको सजाना है। तो आपको सारी घटनाएं का समय तो एकदम रटा होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ध्वज सत्याग्रह आपका 1923 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। ये चार क्रम हो जाएंगे। अब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया, सहयोग में 1942 लिख दिया, असहयोग आंदोलन तो 1920 से 20-22 तक आपका चला था। अब यहाँ पर क्रम देखेंगे तो कौन सा सबसे पहले आएगा, क्या कह रहा है, घटनाओं को क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले क्रम में पहला आ जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ। फिर चौथा आ जाएगा
1920-21 वाला आंसर बी वाला हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले पहला आया जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, फिर ध्वज सत्याग्रह हुआ और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। बाकी आपको सारी घटनाओं के बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली मैराथन नहीं देखी हो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेबी से क्या तात्पर्य होता है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म जो है आपका होती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको पता है सेबी का मुख्यालय मुंबई में जो है आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई में जो है आपका सेबी का मुख्यालय। काम क्या होता है सेबी का, जो आप शेयर बाजार में खरीदते बेचते हैं शेयर को, उस पर नियंत्रण करने का काम जो है ये आपका करता है सेबी। स्थापना कब इसकी हुई थी, 1988 में जो है इसकी स्थापना जो है आपका हुई थी। और सेबी जो शेयर बाजार में कोई कंपनी होती है उस सबकी जांच भी करता रहता है। अब बीच में जैसे वो हुआ था, जो आपके अडानी जी हैं उनकी कंपनी को लेकर एक कोई रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उससे बड़ा तहलका मच गया था, शेयर उनके सारे गिर गए थे। अगला देखते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य इनमें से कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिहार, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां है। पहले बताया था कि पहले 12वां था, फिर उसका 13 हुआ, वापस से 12 हो गया है, तो क्षेत्रफल में इस समय 12 है और जनसंख्या में आपका तीसरा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिहार जो है वो सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर नंबर आता है राजस्थान का, ये तो आपको पता ही है, राजस्थान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे। और जब जनसंख्या की बात होती है पहले नंबर पर यूपी का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, बाकी वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ टॉपिक वाइज वाले प्रश्न में कि भारत की कुल आबादी विश्व के कितने परसेंट के अकॉर्डिंग है, मतलब 17.5% जो है पूरे वर्ल्ड में, अगर भारत का परसेंटेज आपसे पूछा जाए। अगला देखते हैं, कोसी जो है वो बाढ़ नियंत्रण नियंत्रण और सिंचाई परियोजना आपसे पूछा गया है कि डैश में स्थित है। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, शाम के 5 बजे की लाइव टाइमिंग है और एक लाइव टाइमिंग आपकी सुबह की भी है, जो 12 बजे दोपहर की भी है, उसमें लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना किसमें स्थित है, तो किसमें स्थित है, ये आपका ऑप्शन बिहार हो जाएगा। आपको पता है बिहार का शोक के नाम से इसे जाना जाता है। जब कोसी नदी की बात होती है तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना करके पूछेगा तो बिहार में है। कोसी से ही संबंधित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1955 में जो है आपको देखने को मिला था इसका समय। अगर मैं आपसे कहूं कि कोसी जो है वो कौन सी चोटी से निकलती है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोसाई थान चोटी। अब आपको बिहार स्पेशल का तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बिहार का पेपर दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपसे फिर उम्मीद एग्जामिनर करेगा कि आपको ये सारी चीज़ें आती हों। तो गोसाई थान चोटी से जो है नेपाल से जो है ये निकलती है आपकी कोसी नदी। और कोसी नदी जो है कितना ट्रैवल करती है, 730 किलोमीटर का जो है वो ट्रैवल करती है ये। और 730 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये जाकर के गंगा नदी में जो है वो आपका मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में जो करके जो है ये मिल जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या डिस्टेंस ये कवर करती है। बिहार का शोक कहते हैं, ये तो हम कई बार बता चुके हैं। कोसी नदी अपना जो मार्ग बदलती है ना, उसके कारण बाढ़ वगैरह जैसी घटनाएं आती हैं, वही आपका मेन कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सुनामी जो है चेतावनी का एक संकेत है आपका पूछा गया है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। आपका आंसर यहाँ पर सी वाला जो है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ये होता है आपका चेतावनी के रूप में। सुनामी जो है कौन सी भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है आपका जापानी भाषा का जो है वो शब्द है। और अगर आपसे कहा जाए कि सुनामी का अर्थ क्या होता है, तो समुद्री तरंग या तूफान होता है। सुनामी की जब बात होती है तो 2004 की आपने घटना अवश्य सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए कि दक्षिण पूर्व एशिया के लाखों व्यक्ति जो है उसमें मर गए थे। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी जो है वो आई थी। 20 से 25 फीट ऊंची ऊंची तरंगे उठी थी।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर बात होती है तो उसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 54 में किया गया। अभी आया था ना 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। सारी चीजें भी मैंने बताई थी। अगला कह रहा है मधेपुरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है उसमें निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन की सामर्थ्य कितनी है। 12,000 अश्व शक्ति आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है सही मिलान करना है। एक तरफ भक्ति काल के संत दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित व्यवसाय दिए गए हैं। और अगर बात करते हैं सही मिलान की तो नामदेव जो है वो दर्जी से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा। कबीर जी जो है ये जुलाहा से संबंधित हो जाएगा। कलर बदल देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत ना हो। कबीर जी जो है वो जुलाहा से संबंधित हो जाएंगे। और अगर रविदास जी की बात करते हैं तो मोची से संबंधित हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं सेना की तो सेना जो है, सेना है कि सेन है, सेन है ना भक्ति काल के संत में, तो सेना क्यों लिखा है। सेन जो है ये आपके नाई से संबंधित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चारों मैच हो जाएंगे। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। पहले 3 फिर 2 फिर 4 फिर 1, 3 फिर 2 फिर 4 फिर 1, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि इनमें से बिहार राज्य के किस भूभाग में पहाड़ियां एवं टेकारियां पाई जाती हैं। तो कहाँ पर देखने को मिलती हैं। यह आपका आंसर गंगा का दक्षिणी मैदान जो आप देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता देखने को मिलती है। तो दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निरर्हता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार इनमें से किसके पास होता है। तो संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास जो है ये अधिकार होता है। बाकी दल बदल जानते हैं। 10 में आता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो आपका 64 में है और 89 दोनों में है। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह आपका अनुच्छेद 64 के अंतर्गत भी बात की गई है। और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये 64 में कहा गया है। और जो 89 है उसमें भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति बनाएगी, वो भी 89 में बात की गई। तो एक लाइन दोनों में मैच करती है, इसीलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो सभी का सभी यहाँ पर हो जाएगा, चाहे कुशल सिंचाई हो। बाकी हरित क्रांति की बात होती है तो इसका यूज सबसे पहले 1868 में विलियम गॉड ने किया था। बाकी हरित क्रांति की जब शुरुआत की बात होती है तो नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम देखने को मिलता है, एम एस स्वामीनाथन, ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगला देखते हैं आपका ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये आपकी आग्नेय चट्टानों में जो है वो आते हैं। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे चूना पत्थर डोलोमाइट संगमरमर में बदल जाता है। और चूना पत्थर के अलावा चौक या डोलोमाइट वो भी संगमरमर में बदलता है। तो रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल बताना चाहिए। और अगर आग्नेय चट्टानों की बात करें तो जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट बनती किस में, तो नीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बेसाल्ट है, होती तो आग्नेय पर कन्वर्ट किस में होती है, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो एग्जाम्पल हैं वो रटे होने चाहिए, क्वेश्चन अधिकतर उन्हीं से बनता है। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे। तो ये आपका ब्रिटेन और चाइना के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, 1839 से जो है आपका स्टार्ट हो करके ये चला था 1842 तक। बाद में दूसरा युद्ध भी हुआ था 1856 में, वो भी याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इनमें से कौन निर्विवाद जो है वो था। तो कौन इनमें से था, आंसर हो जाएगा राम दयालु सिंह। निर्विवाद जो है वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है ये चुने गए थे। 152 सदस्यों की पहली बार बिहार विधायी जो विधानसभा था उसका पहला सत्र जो है वो शुरू हुआ था। वो कौन थे, वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। इनके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था पहली जो बिहार विधायी विधानसभा है ना उसका पहला सत्र। और राम दयालु सिंह की जब बात होगी तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विवाद चुने गए थे। दोनों के बारे में एक ही एक पॉइंट है। अगर बिहार की बात हो कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। बिहार में सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो सतीश प्रसाद सिंह थे।
बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान थे। इसको लेकर के एक अलग से हम करार भी देंगे। अगला देखते हैं, मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे? तो आपका आंसर इजराइल जो है वो हो जाएगा। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक जो है वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा स्टीफन जॉर्ज। स्टीफन जॉर्ज जो है इसके, स्टीफन जॉर्ज नहीं, बॉब डायलन जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक बॉब डायलन अमेरिकन गायक हैं ये आपके, 2016 का इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला कह रहा है 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इंदौर में आयोजित जो है वो किया गया था। थीम क्या रही थी इसकी? प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये इस बार की थीम रही थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज कहाँ की है? तो कहाँ पर की है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित हुआ? तो ये आपका 12वां संस्करण जो है आयोजित हुआ है फिजी में। आर्टेमिस थर्ड मिशन के लिए नासा द्वारा कौन सी कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है? तो ये एक्सियोम स्पेस कंपनी जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो धर्मशाला में जो है ये आपका हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैथ देखेंगे कि कजाकिस्तान के जो अस्ताना है उसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये अमन सहरावत ने जो है ये स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल मैच में किर्गिस्तान के जो थे उनको हराया था, अलमाज करके नाम था उसका, जिनको इन्होंने हराया था। वापस से लौटते हैं मैथ पर। अब यहाँ 1 से लेकर 15 तक मैथ है, फिर आगे रीजनिंग है। यहाँ पर आपका 180 डिवाइडेड 2 की घात 3 ऐसे करके दे रखा है और साथ में प्लस 37 है माइनस 20 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो स्क्वायर खोल लीजिए। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 हो जाएगा 8। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। यानी यहाँ से वैल्यू क्या निकल करके आएगी? 180 और डिवाइडेड में आपका 18 प्लस में आपका 37 माइनस में आपका 20। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो सीधे 10 बार में जाएगा, 10 बचेगा, प्लस का 37 माइनस का 20, जोड़ पहले लीजिए 20 बाद में घटा दीजिए, 27 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन आपका है √2 और √3 इसका जो गुणनफल होगा वो हमेशा कैसा होगा? तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आपकी जो है वो निकल के आएगी। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर गुणाई करके देख लीजिए तो √2 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा? √6 ही तो आएगा। तो ये क्या है? ये भी तो अपरिमेय संख्या है। जिस जो रूट वाली वैल्यू है सब आपकी अपरिमेय, जिनको P/Q के रूप में लिख सके वो परिमेय। अगला क्वेश्चन आपका 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त जो है आपका होगा? तो डिवाइड करके देख लीजिए सीधे 3/8 को, 8 को बाहर रखिए 3 को अंदर रखिए तो 0.375 करके आएगा। वापस से फिर आगे आपकी जो वैल्यू है अगर रिपीट कितने पर हो रही वही चीज पूछी गई है तो 3 ही अंक यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। कितने अंक बाद समाप्त हो जा रहा है? 3 अंकों बाद। अगला देखते हैं कि यहाँ पर 7 सही 8/9 को मिश्रित भिन्न में अगर परिवर्तित किया जाए तो उसका अंश अगर 70 प्लस एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा? तो इसको तो पहले सॉल्व कीजिए, 9 7 जा और 8 से जोड़ के तो ये वैल्यू आ जाएगी 71 और बटे में आपका 9, 71/9 यहाँ से आएगा। ठीक, अब यहाँ पर अंश क्या है? 71 है और हर क्या है? 9 है। अंश में ये क्या कह रहा था कि अंश उसका 70 प्लस एक्स है, यानी कि अगर हम 71 को 70 प्लस एक्स के बराबर रखें और ये 70 अगर बराबर के उधर जाए तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आपकी 1 यहाँ से निकल आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 1 निकल करके आ गई तो प्रश्न में एक्स की वैल्यू ही तो पूछी गई थी, तो कुछ करना ही नहीं था, आंसर 1 हो जाएगा। अगला कह रहा है 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूरी तरीके से कटेंगी? 1 से 700 के बीच। अब 700 को 17 से आप अगर पूरा भागफल देंगे कितनी बार में जाएगा? उतनी ही संख्याएं आपकी होंगी जो इससे कटेंगी, यही होगा तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, आप 700 को जो है 17 से डिवाइड कीजिए
और वैल्यू आपकी 41.17 करके आएगी। पर आपको तो ये देखना है ना कि कितनी वैल्यू पूरी जो है वो कट रही है। तो हमें दशमलव से क्या मतलब है, 41 तो संख्याएं ऐसी होंगी ना जो पूरी पूरी कटेंगी, तो 41 आंसर यहाँ से आपका जो है वो हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की जो संख्या है कुल वो 138 है। मुर्गियों की संख्या आपको बतानी है। एक्स मान के बताया था ना मैंने एक बार क्वेश्चन, कि सिरों की संख्या कह रहा है कुल संख्या 42 है, और बात किसकी हो रही है, मुर्गियों की और बकरियों की। और तो इसको अब डायरेक्ट फॉर्मूले से करके बता देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे में आपका जितने भी सिरों की संख्या दे रखी है वो, और माइनस कर देंगे आप इसमें यहाँ पर पैरों की संख्या से, और बटे में आप लगा देंगे जो है वो 2। यही सेम क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। कैसे, एक्स मान के, यही क्वेश्चन हम आपको एक बार करा चुके हैं एक्स मान के भी, तो अब डायरेक्ट करा दे रहे हैं, मतलब दो तरीके से हो जाएगा। तो 4 गुणे सिरों की संख्या आप करेंगे तो 4 सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 42 दे रखी है, 42, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, पैरों की संख्या यानी 138, और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। 4 गुणे 42 करेंगे कितना आएगा, 84 आ जाएगा। और माइनस में आपका डायरेक्ट, वैसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट में फिर गड़बड़ समझ में नहीं आएगा। देखिए जब 42 को 4 से गुणा करेंगे आएगा 168, माइनस करेंगे 138, और बटे में आपका 2, घटाएंगे कितना आएगा, आएगा 30/2, और इसको 30/2 15 ही तो होता है, तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2048 गुणे 2096 ऐसे करके दे रखा है, 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे 2048 दे रखा है, यहाँ पर 2096 दे रखा है, और इसी प्रकार जो भी लंबी वैल्यू दे रखी हुई जितने भी, आपको मतलब होता है इकाई के अंक से। यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 ले लीजिए, इसी प्रकार आगे आप 6 ले लीजिए, इसी प्रकार आगे आप डॉट 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 करके लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं समझिएगा कि बाकी नहीं है। इसी प्रकार आप 7 ले लीजिए, और इसी प्रकार आप जो है वो यहाँ से 6 ले लीजिए, और इसमें ही डिवाइड करना है आपको, किससे, 5 से। ठीक, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल देखना है आपको। 5 6 7 8 3 बचेगा। ठीक, उसके बाद 5 यहाँ पर क्या है, 1 है बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 5 6 7 2 बचेगा, और यहाँ पर अगले स्टेप में क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, और बटे में 5 आपका अभी भी रखना ही आपको है। आगे स्टेप में देखेंगे तो 3 दूनी 6, ऊपर आएगा 6, और बटे में आपका आएगा 5। फिर से वही कंडीशन, 5 से ज्यादा हो रहा है ना, कितने का है, 1 का, यानी आखिरी में शेषफल क्या बचा, 1 बचा। इस तरीके से इस प्रश्न को करते हैं कम से कम समय में, इस तरीके से एक आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, कला की आयु का माला की आयु से अनुपात 3:4 दे रखा है। यदि 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 12 थी तो 4 वर्ष पहले जो कला की आयु है वो आपकी क्या थी। तो एक्स मान के ही कर लीजिए डायरेक्ट, 3x 4x वैल्यू हो जाएगी, और कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु, औसत आयु 12 वर्ष थी ना, तो 2 वर्ष पहले का क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पहले अगर देखेंगे तो 3x थी, यानी 3x-2, और 4x थी तो 4x-2, और वो कितनी जाती है, तो कह रहा है औसत आयु 12 वर्ष। औसत लिखा है यानी 2 से गुणा भी होगा 12 में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, 4 निकल करके आएगी। पूछा क्या गया, 4 वर्ष पहले कला की आयु क्या थी, यानी जो 3x थी यही तो कला की आयु थी, और इसमें से 4 और पीछे जाना है, यानी 3x-4 की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। यानी आपको वैल्यू क्या निकालनी है, 3x-4 की। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 4 यहाँ हो जाएगा 12 -4 बराबर हो जाएगा 8 वर्ष। बाकी x को सॉल्व करके x का मान निकालना, ये सब आपको खुद से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ कह दिया तो आपने मान लिया, क्योंकि पेपर में तो खुद ही से करेंगे ना। अगला देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में जो है वो तिगुनी हो जाती, कितने वर्ष में उसी साधारण ब्याज दर से वो दुगनी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला एक होता है, जितनी भी वैल्यू दे रखी ना t, वो, और उसके बाद पावर में कह रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है।
और कह रहा है कितने वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज को दुगनी हो जाएगी, तो 3 गुनी 2 गुनी दे रखा है ना, तो n1 - 1 n2 - 1 ऐसे करके मान लेते हो, तो 2 - 1 और बटे में आपका 3 - 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। इसी को आप x मान कर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर करेंगे, 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, नीचे घटाएंगे तो 2 आएगा, तो आपका आएगा क्या 20 गुणे 1 बटे यहाँ पर 2, 2 से काटेंगे तो 10 वर्ष आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब इसी को x मान के भी कर सकते हैं। x मानने में क्या होता है, मूलधन x मान लीजिए, मिश्र धन 3 गुना 3x हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2x बचेगा, समय आपका 20 साल हो जाएगा। फॉर्मूला वही दर वाला लगा दीजिए, PRT अपॉन 100, वहाँ से r की वैल्यू निकल आएगी, फिर वापस से फॉर्मूला लग के वहाँ से आप समय निकाल सकते हैं। वही आपसे यहाँ पर पूछा गया था, थोड़ा सा लेंदी नहीं, ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अब शॉर्ट ट्रिक को याद कर लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं, त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, तो अंतः वृत्त की त्रिज्या जो है इसे कहते हैं। किसी फैक्ट्री में मजदूर जो है उनकी संख्या दे रखी है 10:9 में। मजदूरी में आपको ये भी लिखा है कि प्रत्येक मजदूर की मजदूरी का भी 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। यदि पहले कुल मजदूरी 3600 थी, बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या हो जाएगी। देखिए, आपको पहले और बाद में कुल मजदूरों का अनुपात कितना है वो निकालना है। पहले कह रहा है मजदूरों की संख्या जो है आपका 10:9 था, ठीक। और यहाँ पर जो मजदूर की मजदूरी है 4 है, अगर गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10 गुणे 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अनुपात 9 5 जा 45 आ जाएगा। इसको देखिए काट के किससे कट जाएगा, तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 8:9 आ जाएगा। तो ये क्या है, पहले और बाद में कुल मजदूरी का रेशियो निकल आएगा। अब बाद में बात कह रहा था कि अगर पहले कुल मजदूरी 3600 थी, यानी 3600 का अगर हम रेशियो निकालें किससे, x से, तो यही 8:9 के साथ इसको रख देंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू जो निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, 9 को 3600 से गुणा करिए और बटे में आपका 8 आ जाएगा, ठीक। अब x की वैल्यू यहाँ से जितनी आएगी वही आंसर होगी। आंसर जो है 4050 जो है वो आएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम समय में प्रश्न को आपको कराएं। आप किसी में भी लग रहा हो कोई चीज़ समझने में दिक्कत, तो वीडियो समाप्त होने के बाद आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। और कह रहे हैं लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष है और लड़कियों की औसत 19 है। जब भी इस तरीके से 3 वैल्यू दे रखी हो तो आपको क्या करना होता है, आपको रेशियो प्रोपोर्शन की तरीके से इसको रख लेना है। जैसे 26 वर्ष औसत आयु है लड़कों की, ठीक, लड़कियों की कितनी है 19 है, और इन दोनों का देखिए कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है, तो उसको सेंटर में रख लीजिए, ठीक। यहाँ से इधर साइड घटाइए, इधर से इधर साइड डिफरेंस निकालना है। 26 और 22 का डिफरेंस जो आएगा वो इधर लिखना है, वो कितना आएगा 4 आएगा। 19 और 22 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपका 3 आएगा, वो इधर लिखना है, ठीक। 3 और 4 का जो एलसीएम, 3 और 4 का जो रेशियो आपका आ रहा है, आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या 16 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी है और ये किसकी है, लड़कों की है, इधर ऊपर लिख भी देते हैं। ये आपका जो है वो लड़का है और यहाँ पर जो है आपका लड़कियां हैं, ठीक। अब लड़का जो है आपका यहाँ पर देख रहे हैं, ये वैल्यू एक्चुअल में दे रखी है, कह रहे हैं लड़कियों की संख्या 16, अच्छा लड़कियों की इसकी वैल्यू 16 दे रखी है। अब इस 4 को 16 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 16 बनेगा। प्रश्न में 16 दे रखा है, यही 4 से गुणा फिर इधर भी आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप 4 से फिर से गुणा करेंगे तो 4 यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी 12:16 का इस तरीके से नया आपका रेशियो निकल करके आ गया। पूछ क्या रहा था, लड़कों की संख्या, रेशियो क्या सीधे सीधे आप वैल्यू कह दीजिए आगे ना, क्योंकि पूछा यही गया था। तो 12 आपका आंसर यहाँ से जो है वो लड़कों का जो है वो हो जाएगा। ये इतना आसान तरीका है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी। बाकी एक्स वैक्स मान के करेंगे तो और समय लगेगा। के किस मान के लिए समीकरण इसके मूल बराबर होंगे। अब इसमें क्या वैल्यू करना होता है कि जैसे ये वाली वैल्यू दे रखी ना, इसी को ही आप फॉर्मूला में चेंज कर लें, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बना लें, तो वहां से k की वैल्यू सीधे निकल आएगी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय नहीं, द्विघात समीकरण से। तो आंसर वहां से 3, -5 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, 100 मीटर की दौड़ में एबीसी को 10 मीटर से, सी को 13 मीटर से। आपको यहाँ एबीसी की वैल्यू रख करके एक 100 मान के कर सकते हैं, ये तो कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं।
यदि चाय के दाम में 60 रुपये प्रति किलोग्राम से 75 प्रति किलोग्राम हो पाए तो एक परिवार को उसकी ऊपर वाले का आंसर 6 मीटर आएगा। इसका आंसर 6 मीटर जो है आपका आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम से 75 प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा लीजिए, R/100 - R × 100 की पावर ऐसे करके। तो 75 में से 60 का कितना डिफरेंस है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, R/100 प्लस R × 100 करके। जब बात की जा रही हो यहाँ पर कितने परसेंट कमी कर दी जाए, या फिर ये ऐसा लिखा हो कि चाय के दाम में इतने से इतने की क्या होती है, वृद्धि हो रही है, तो उस कंडीशन में प्लस रहता है। पर अगर यही चीज अपोजिट लिखी हो तो वहां पर ये माइनस हो जाता है। वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू क्या आ गई, 60 और 75 का डिफरेंस कितना होगा, तो 75 माइनस 60 करेंगे 25, 25/100 प्लस आर। यहाँ पर आर की जगह 25 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, और गुणे में आपका 100, यानी आंसर यहाँ से 20% आ जाएगा। 20% की कमी कर देनी चाहिए, बस यही हो जाएगा। ये जो आर की वैल्यू निकाल ली जा रही है, ये समझ रहे हैं ना, कि पहले वैल्यू थी 75, अब 60 से डिफरेंस करके जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है वो 15 का आ रहा है, वही आर की वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी है। 15 की 25, 25। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए, हम यहाँ पर दो चीजें निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं कि जो चाय के मूल्य में वृद्धि हो रही है उसको, तो चाय के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसको निकालते कैसे हैं, तो 75 माइनस आपका 60 बटे में आपका 60 और गुणे में आपका 100, कितने की वृद्धि हो रही है सबसे पहले तो वो देखेंगे। तो यहाँ से आपका घटाने पर क्या आएगा, 15, 15/60 गुणे 100, 15 चक्कू 60 होता है, यानी यहाँ पर सीधे सीधे 25% आपका आएगा। अब जितनी 25% की वृद्धि हो रही थी ना, ये आर के रूप में रखते हैं। अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 25/125 गुणे 100 कर दिया, तो आपका आंसर 20% आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों की तरफ। कि दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसे कि समय का किससे है, तो जैसे कि समय का आपका घड़ी से होता है, यही आपका सही हो जाएगा। कैलेंडर में देखा जाता है ना दिन, तो समय में घड़ी में देखा जाता है। अगला कह रहा है आर को एन द्वारा सूचित किया जाता है, डी को टी के द्वारा, आई को यू द्वारा। पूछा क्या गया, इंट्रोड्यूस को कैसे लिखा जाएगा। तो सीधे सीधे लेटर तो दिया ही हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। आपको केवल यही देख लेना ना, आई को यू लिखा जा रहा है तो यू यहाँ लिखा तो जा रहा है, ऐसे ही सबका देख लेना एक एक करके लेटर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पी जो है वो प्लस को व्यक्त करता है, क्यू माइनस को, ऐसे करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो सीधे सीधे रख लीजिए। 18, एस को क्या लिखा जा रहा है, एस को आपका लिखा जा रहा है, मल्टीप्लाई को व्यक्त करता है, तो यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई रख दीजिए, यानी कि 18 मल्टीप्लाइड 36 और डिवाइडेड और आपका 12 और आपका -6, और यहाँ p की वैल्यू प्लस और 7। अब यहाँ से आप देखिए क्या आएगा, तो 12 से करेंगे 3 बार में जाएगा ना, 12 3 36, यानी 18 गुणे 3 -6 और आपका प्लस में 7। अब मल्टीप्लाई पहले होगा, 18 3 54 हो जाएगा, यहाँ पर आपका गुणा करने पर क्या आएगा, 54 -6 प्लस 7। एडिशन को पहले, सब्ट्रैक्शन बाद में। 54 6 जोड़ लीजिए, 54 6 नहीं 54 और 7 जोड़ लीजिए, 61 हो जाएगा, और 61 में 6 घटा देंगे तो यहाँ से आपका सीधे सीधे वैल्यू 55 जो है वो निकल करके आ जाएगी। इनमें से 4 विकल्प दिए गए, एक अलग है, कौन सा अलग है, तो 125, 27 और 8, ये आप देखेंगे किसी न किसी संख्या का क्यूब है, परंतु 206 नहीं है किसी का क्यूब, तो ये आपका इस तरीके से अलग हो जाएगा। अगला कह रहा है 6 व्यक्ति तथा ए बी सी डी ई 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। 6, यहाँ पर हम तो इस प्रकार से 2 पंक्तियों में बैठे हैं, दोनों लाइनें हमने खींच दी। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियां, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, ई किनारे नहीं है, यानी ई यहाँ हो सकता है या ई यहाँ भी हो सकता है। डी एफ के बाएं और एक को छोड़ करके, डी जो है वो एफ के एक को छोड़ कर है, मतलब डी अगर यहाँ रखेंगे तो एफ यहाँ होगा, क्योंकि डी जो है एफ के बाएं है और एक को छोड़ करके भी है। सी ई के बगल में बैठता है, सी जो है यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, कहीं भी बैठा लेते हैं, अगर सिचुएशन बदलेगी तो बदल देंगे। और कह रहा है डी के विकर्णता सामने बैठा है, देखिए सही तो बैठा है हमने, डी के विकर्ण पर सी बैठा हुआ है, ठीक है। बी और एफ अलग अलग बैठते हैं, बी और एफ ये कह रहा है आपसे अलग अलग बैठते हैं। अलग अलग बैठते हैं का मतलब कहने का ये क्या है,
मतलब बिगड़ता नहीं है, तो मतलब बी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पर ए आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने ई बैठा है, तो आंसर यहाँ पर ई जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में अगर लिखा जाए और कौन सा अक्षर है जो दाएं से नौवें के बाएं नौवां करके होगा। पहला आधा भाग का मतलब समझ रहे हैं, ए बी सी डी में एम तक जो है एम से उल्टा लिखा जाए। अगर आप एम से लिखेंगे उल्टा तो एम से स्टार्ट करिए, एम है, फिर एल है, फिर के है, फिर जे है, फिर आई है, फिर एच है, फिर जी है, फिर एफ है, फिर ई है, डी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है, यहाँ से उल्टा हो गया, ठीक। अब आगे की एबीसीडी वही रहेगी, एम तक लिख चुके हैं यानी एन से स्टार्ट होगा, एन हो गया, ओ हो गया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। अब क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में केवल पहला अगर आधा विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर है जो दाएं से नौवे के बाएं नवा होगा। दाएं से नवा देखना है, तो दाएं से नवा क्या आएगा, आर आएगा, ठीक। और कह रहा है इसके बाएं भी नवा, बाया मतलब उधर होगा, यानी उसके और नौ जाना है, तो आप इधर से और नवा या सीधे सीधे 18 देख लीजिए। तो यहाँ से अगर आप आर से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे 9 फिर से गिनना है, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ई पर पहुंच गए। ई वाला जो आप देख रहे हैं यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आपसे पूछा गया है। समझ गए ना, केवल आप डायरेक्ट बना करके भी गिन सकते हैं, कुछ ऐसे चित्र होंगे जिनको आप बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, और कुछ में क्या होता है आप डायरेक्ट एक जोड़ कर या एक घटा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम बताना है। सी ओ एम देखिए तीनों में कॉमन है, पी देखिए अगला है ये, एल देखिए इसमें नहीं है, यहाँ ओ दे रखा है, तब एबीसीडी में एल पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एल पहले आता है, यानी आपका ओ सबसे लास्ट में आएगा, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब चौथा नंबर इसका है, पूछा क्या क्या है, कौन सा शब्द अंग्रेजी में क्रम से दूसरा होगा, यानी इनमें से ही कोई होगा। यहाँ ए लिखा है, अगला एल के बाद, यहाँ ई लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है, ए पहले पे आता है, ए बी सी डी ई दूसरे पर आता है, और ए बी सी डी एफ जी एच आई तीसरे पे आता है, यानी आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, जो कि आपका दूसरे पर जो है यहाँ पर आएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि जनवरी का संबंध दिसंबर से है, तो सोमवार का संबंध किससे होगा, तो सोमवार का संबंध रविवार से हो जाएगा। जनवरी माह का पहला और दिसंबर माह का अंतिम माह होता है, इसी प्रकार सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है, रविवार सप्ताह का अंतिम दिन होता है। निधि ने 5 किलोमीटर की यात्रा जो है कह रहा है उत्तर की ओर जो है वो की, निधि को ऊपर की ओर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमने ऐसे बना दिया। फिर कह रहा है कि दाहिनी ओर मुड़ी, दायां मतलब इधर मुड़ी, और कितना चली 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ी फिर से, तो कितना चली 5 किलोमीटर। अंत में वो फिर से बाएं मुड़ी है, तनी इधर साइड फिर से मुड़ी है, और कितना चली 10 किलोमीटर। 10 चली थी, 10 वापस आ गई। अब कह रहा है किस दिशा में वो बढ़ रही है, दिशा पूछी गई, तो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, पश्चिम वाली दिशा हो जाएगी, डी आंसर हो जाएगा। ये जो दिशा देख रहे हैं ना, ये पश्चिम दिशा ही तो है। आकृति में त्रिभुज कितने बता चुके हैं इतने प्रकार से, तो ये तो 16 त्रिभुज हो जाएंगे। ये सेम क्वेश्चन आ चुका है एक बार और भी, इसमें आपके 16 त्रिभुज होते हैं, गिन देख लेंगे। सिंगल सिंगल वाले गिन लीजिए, फिर डबल डबल वाले, फिर तीन वाले, तो जो सिंगल वाले हैं अलग, डबल वाले अलग, ऐसे करके आप जोड़ लीजिएगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23, कैट को 24 लिखा जाता है। अब बैट को 23 लिखा कैसे गया, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ए की 1 होती है, और टी की 20 होती है, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। अब यही चीज बॉल में भी करिए, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, यानी 1 जोड़िए, और एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, और बाद वाले एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 12 होती है। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 आ जाएगा, यानी कि 27 आपका आंसर हो जाएगा, प्लेस वैल्यू को केवल जोड़ना ही तो था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर छोटे बड़े के क्रम में दिया गया है और पूछा गया है कौन सा सही होगा। यहाँ पर ये वाला जो दिया है ना कि ए बी में ए जो है वो ग्रेटर भी देन है और बराबर भी है, एफ और ई में ई बड़ा है एफ से, इसी प्रकार ए डी में डी बड़ा है ए से, इसी प्रकार एफ बी में बी जो है बड़ा भी है बराबर भी, और सी और बी बराबर हैं, तो ये निष्कर्ष दिए गए इनमें से कौन सा फॉलो होता है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये अरेंज कर लेना होता है जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। तो इसमें जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसी को हम एक लाइन के तौर पर लिख देते हैं, डी ग्रेटर देन या बराबर आपका ए से, ए और बी में भी सेम यही संबंध आपका, बराबर आपका सी से,
उसके बाद आपका ग्रेटर देन एफ से, और इसके बाद आपका ग्रेटर देन ई से। अब इसमें ही आप देख लीजिए सी और ई को, कह रहा है सी जो है और ई में ई बड़ा है, सी और ई में ई बड़ा है। इसी तरीके से इन चारों में चेक करना होगा और आपको बताना होगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। आंसर की बात करते हैं तो केवल दूसरा और तीसरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका केवल सही है। तो दूसरा आपका डी और बी वाला संबंध है, डी आपका ये दे रखा है, बी वाला संबंध देखिए दोनों तरफ से सेम एरो लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार थर्ड को भी चेक करेंगे ए और एफ में, तो ए आपका ये दे रखा है, एफ आपका ये दे रखा है, और ए और एफ में ए की तरफ ग्रेटर देन और बराबर का साइन लगा हुआ है, तो ये भी सेम दोनों जगह मैच कर रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको चेक करना होता है। अगला कह रहा है सतीश किशोर मोहन ये सब 5 मित्र हैं। सतीश में किशोर से छोटा किंतु रवि से लंबा है। करा चुके हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन, कि आप चाहें तो ऐसे करके ऊपर से नीचे क्रम में भी बना सकते हैं, ऐसे लंबाई में बना सकते हैं। सतीश में किशोर से छोटा है, सतीश जो है वो किशोर से छोटा है, तो यानी किशोर को ऊपर बनाते हैं और सतीश को नीचे कहीं बनाते हैं। क्या कह रहा है, सतीश में किशोर से छोटा है, ठीक, किंतु रवि से लंबा है, यानी रवि जो है सतीश से, इस चीज को समझिए, किंतु जो आपका वर्ड यूज किया गया वो सतीश के संदर्भ में है, रवि मतलब सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक। और मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे ऊपर आ जाएगा। अमित किशोर से छोटा है, अमित जो है किशोर से छोटा है, यानी यहाँ आना चाहिए बीच में। और थोड़ा छोटा और सतीश से थोड़ा लंबा है, सतीश से ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। कौन अमित से लंबा है लेकिन मोहन से छोटा है, अमित से कौन लंबा है, और कह रहा है कि किशोर ही आना चाहिए। पर एक चीज ये भी समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे नहीं कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन जो है अमित से ऊपर देखिए लंबा किशोर है, और यहाँ पर मोहन से छोटा भी किशोर है, तो किशोर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना है ए का संबंध 11 से है, तो यहाँ पर देखिए ए है, फिर डी है, फिर जी आ गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है अल्फाबेट में, 3 3 का आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो अगला क्या आ जाएगा एच आई जे, जे इसमें दे रखा है। यहाँ पर 11 लिखा है, तो 11 फिर 8 फिर 5, 11 से 8 में गए 3 घटा, 8 से 5 गए फिर 3 घटा, तो आगे भी 3 घटना चाहिए, यानी आंसर यहाँ पर 2 वाला हो जाएगा। समझ गए ना, कि 3 3 घट रहा है, जो अल्फाबेट है इसमें -3 हो रहा है, और जो लेटर दे रखा है, नहीं अल्फाबेट वाले में नहीं, 11 वाला जो नंबर वैल्यू वैल्यू है इसमें आपका -3 हो रहा है, 3 3 घट रहा है, और इसमें जो है वो +3 हो रहा है जो अल्फाबेट है। कह रहा है इसमें अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं, मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है, सीधे सीधे 5 हो जाएगा। तरीका मेरा, मैंने आपको बताया था कि आपको लिख करके देख लेना है। जैसे अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे सी से, तो सी डी ई, तो सी और ई में सेम उतना ही डिफरेंस है जितना एक्चुअल में उनके अल्फाबेट में होता है, यानी कि एक जोड़ा आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको 5 जोड़े देखने को मिलेंगे, खुद से भी लगाइएगा, बताइएगा कोई दिक्कत अगर हो। 7 26 63 124 215 511, अगला आ जाएगा सीधे, क्यों, क्योंकि देखिए 7 को लिखा जा रहा है 2 का पावर 3 और -1, 26 को 3 की पावर 2 -1, 2 टू जा 4 टू जा 8 -1, फिर स्क्वायर किया गया -1, फिर आगे फिर क्यूब किया जाएगा क्योंकि पहले क्यूब करके आए, यानी 4 का क्यूब करेंगे -1। अब यहाँ पर आपका अगले वाले में 5 का क्यूब करेंगे -1, यहाँ पर भी 3 का क्यूब ही करेंगे, ठीक। उसके बाद अगले 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, और अगला वाला 8 का क्यूब, यानी 8 का क्यूब -1 करेंगे, 8 का क्यूब यानी 512, और 512 में से 1 घटाएंगे तो 511, आंसर आपका 511 आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। 27 9 2 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 है, और यहाँ पर आपका 27 है। 9 तिया 27 होता है ना, तो 2 और 1 को जोड़िए, अगर ये वाली वैल्यू को अगर जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, ऐसे हुआ है। 4 में क्या जोड़ें और उसको 4 से गुणा कर दें कि आपका 36 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 6 4 10, 4 40 हो जाएगा। 5 अगर देखेंगे 5 4 9 9, हाँ यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा।
अगर आप यहाँ पर 5 रख कर देख लीजिए, तो इस 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को अगर 4 से इससे गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अब यहाँ पर आपका किसका किससे संबंध है? सांप, छिपकली और रेंगने वाले सरीसृप। तो सरीसृप में ही आते हैं दोनों के दोनों, तो ये वाला हो जाएगा डी वाला। जो बाहर वाला देख रहे हैं ये आपका सरीसृप में आ जाएगा, बाहर वाला आवरण। और जो छोटे वाले गोले देख रहे हैं, एक छिपकली में रख लीजिए और एक रेंगने वालों में रख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि दिया गया वेन आरेख है और पूछा गया है कि उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं। वर्ग किसका है? डॉक्टरों का है। वर्ग जो है वो डॉक्टर का है। वृत्त किसका है? वृत्त आपका खिलाड़ी का है। और आयत किसका है? आयत आपका कलाकार का है। तीनों लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक, डॉक्टर यानी वर्ग में आ रहा है, जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, यानी कुल मिलाकर के जो कॉमन तीनों में है, तो 7 वाला तीनों में कॉमन है, 7 ही आंसर होगा। समझ रहे ना, तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसी की बात की गई है। यहाँ पर क्या है, दी गई प्रश्न में आकृतियों के समान गुणों के आधार पर 3 वर्गों में समूहित किया जाता है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा। तो त्रिभुज और उनकी माध्यिकाओं वाली आकृति आप देखेंगे तो 2 में है, 6 में है और 9 में है। इसमें त्रिभुज है और उसकी माध्यिका है, 2 में है, 6 में है, 9 में है। तो ये आकृतियां समान है और इसी आधार पर ही आपको इसमें छांटना था। तो 2, 6, 9 वाला देखेंगे तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसी प्रकार 1, 5, 7 और 3, 4, 8 के आधार पर भी आप देख लीजिए, क्योंकि 1 से तो आंसर निकल ही आया है। 1, 5, 7 में क्या है? 1 में और 5 में और 7 में। 1, 5, 7 में दे रखा आयत और इसके 2 विकर्ण, इसमें भी आयत और विकर्ण है, इसमें भी विकर्ण और आयत दे रखा है और इसमें भी। इसी प्रकार 3, 4, 8 को भी चेक करेंगे तो 3 में आप देखेंगे वृत्त है, 4 में भी वृत्त है और 8 में भी वृत्त, और उसके 2 परस्पर व्यास दे रखे हैं ना, तो तीनों में है। इस तरीके से समान गुण वाले जो थे उनको एक साथ छांट लेना था। और ध्यान ये भी आपको रखना है कि इसमें जो भी आप वैल्यू मैच करेंगे वो तीनों में होनी चाहिए। अगर हम विकर्ण लिख रहे हैं तो वो भी तीनों में होना चाहिए। अगला देखते हैं। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। ठीक है, और कह रहा है श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी भी हैं, टोटल के 33 हैं। तो सुरेश का स्थान क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अगर हम 5 घटा दें सीधे सीधे, 33 माइनस 5 करेंगे तो 28 आ जाएगा। ये किसका स्थान है? ये आपका सुरेश का स्थान है। और रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? ये 13वें नंबर पर था, ये 28 पर था। 28 माइनस 13 कर देंगे और एक जो है उसमें से घटा देंगे, यानी आपका 14 आंसर आ जाएगा। यही सेम चीज ना समझ में आया करे, एक लाइन खींचिए, 33 विद्यार्थियों में एक को 13 पे दर्शाइए, उससे भी कर सकते हैं, वैसे भी आसान होता है। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो हम वृत्त बना देते हैं। और 4 मित्र हैं तो इसके में हमने 4 मित्रों को यहाँ पर बैठा दिया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है, तो राम को हम यहाँ बैठा देते हैं। राम का दायां इस तरफ होगा, यानी यहाँ पर आपका शंकर बैठा है। अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है। अरविंद के बाएं तरफ गोपाल है, तो अरविंद को अगर यहाँ रखेंगे तभी उसका बायां उस तरफ होगा। तो अरविंद यहाँ, गोपाल यहाँ। पूछा क्या है, इनमें से कौन से युगल हैं जो खेल में भागीदार थे? यानी कि गोपाल और राम यही तो आमने सामने बैठे हैं, यही आपका हो जाएगा। राम और अरविंद देखेंगे, राम या अरविंद अगल बगल हैं। गोपाल और शंकर देखेंगे अगल बगल हैं। राम और शंकर देखेंगे तो अगल बगल है। जो युगल है, खेल होते हैं ना, आमने सामने बैठे हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 25 का संबंध 60 से है, वही 210 का संबंध किससे होगा? 25 से 60 पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 का डबल करेंगे तो 50 होगा, उससे नहीं काम बनेगा। 25 को 5 से डिवाइड करिए, यानी 25 में आप जोड़िए 25/5 करके, और साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाइड भी कीजिए। 25 पंजे होगा, 5 5 25, और यानी जोड़ कर आएगा 30 और बाहर लगाए 2, तो 30 दूनी 60 होगा। ये तिकड़म लगाई गई है यहाँ पर, समझे? 210 में भी सेम चीज होगी। 210 के लिए क्या करेंगे? 210 और ऊपर ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी तो करना है। 210
और मल्टीप्लाइड करेंगे 210 बटे में आपका 5 और साथ में ही आप 2 से गुणा भी करेंगे। 210 का 5 से करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 252 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 504। आंसर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान सा है, कर लेंगे आप। बताइएगा, ये वाला मैं आपसे पूछता हूँ, आगे वाला ये वाला करा देते हैं हम आपको। यही 1 2 4 करके दे रखा है और 8 16 32। आपको बताना है गलत संख्या कौन सी है। 1 से 2 में कैसे आए, 2 से गुणा करके तो आए हैं। यहाँ से यहाँ किस में आए, मल्टीप्लाइड 2। 2 से 4 में क्या है, फिर से 2 से गुणा, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 और आगे 96 लिखा है। जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पर, 64 दूना तो भैया होता है 128। क्या होता है 128, यानी यहाँ पर जो गलती लिखी हुई है वो 96 में है। यानी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96 वाला जो है वो हो जाएगा। समझ गए। चलिए, एक प्रश्न आपके लिए जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। और वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी हम वहाँ पर आपको भेजते रहते हैं, तो उससे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये प्रश्न आपके लिए है कि आनंद जो है वो प्रेमा का बेटा है, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की बेटी है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बेटा, नाती पोता, दादा पोती में से कौन सा आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।